हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। दैट्स ग्रेट। तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, राइट? सो दिस इज 11th फिजिक्स क्लास, राइट? सो या, आई एम गोइंग टू tell you about physics from now onwards. So Santosh sir has given me uh, this opportunity to talk to you guys and discuss about physics. So, brief about myself. Myself Sandeep, and I'm going to teach you about this physics. So, let's start with today's class. Uh, Basically, myself, Sandeep, and I have completed my PhD from University of Texas Arlington, and now working as a research associate at Nissan Technical Center in USA. So right now here it is morning. आपको बता दूं कि ये यहाँ की मॉर्निंग है और आपके यहाँ इवनिंग है, राइट? इट्स 7 o'clock, 7:32, sorry, 7:02. So let's start with physics class. I'm trying to give some explanation about physics. So अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, so आप मुझे पूछ सकते हैं थ्रू चैट बॉक्स. आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है या आपको कोई भी इशू है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? यस. सो संतोष सर ने मुझे कहा था कि वी विल स्टार्ट विद लॉज ऑफ मोशन. सो हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे आज. सो दिस इज वेरी बिग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉज ऑफ मोशंस. तो हर चीज जो हम यूनिवर्स में देखते हैं या अपने आजू बाजू, जैसे फैन फैन इज मूविंग, राइट? सो व्हाट आर द लॉज बिहाइंड दैट? सो या कोई भी चीज जैसे ट्रेन या एरोप्लेन, सो एवरी पार्टिकल इज इन मोशन, राइट? सो अगर ये तो हम बहुत ही बड़ी मात्रा में देख रहे हैं. अगर इसका छोटा स्केल देखेंगे जैसे कि एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स, so वो भी मूव होते हैं, right? But there are some certain laws which governs them, right? Which governs this motion. So we will try to study those laws of motion. um, um, देखते हैं अभी. So introduction, right? Introduction में देखिए कि if an object continuously changes its position, it is said to be in motion, right? So कोई भी object है जो वो मतलब मोशन में है, वो अपनी जगह या कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन. सो हम कोई भी कैसे के देखेंगे कि whether that object is in motion or not. So that object is changing its position, right? From here to here, from here to here. So अगर वो ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इट इज इन मोशन. सो यहाँ देखिए, ये जो है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद मोशन. ओके, सो मैकेनिक्स एक ब्रांच है जो फिजिक्स में है, और वो सब जो भी मोशन है उसके साथ स्टडी करते हैं हम. तो अभी तो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं फॉर इनिशियल फंडामेंटल्स. बट अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो इट विल हैव द क्लियर बिग सब्जेक्ट, ओके, which you have to study for 6 months only. So mechanics is really big branch, but right now we are covering very small portion of that. So बहुत ही छोटा portion हम देखेंगे. So mechanics ही branch है जहाँ हम motion की study करते हैं, right? So there are basically two branches in mechanics: statics or kinetics. तो मैकेनिक्स जो है
उसमें दो ब्रांच होती है, एक है स्टैटिक्स और दूसरी है काइनेटिक्स। अभी देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट, ओके, मूव नहीं हो रहा है लेकिन वो अ, उसी पोजीशन में है, राइट, बट इट इज एट रेस्ट पोजीशन, इट इज नॉट इन मोशन, राइट। सो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, जैसे ये फोर्स है या इधर से एक फोर्स है। तो अभी इसके लिए हम देखेंगे कि स्टैटिक्स में क्या होता है। सो अगर आप आपका टेबल है घर पे, राइट, मेरी सॉरी, हम क्या करते हैं, हम एक थ्री डायमेंशनल फिगर बनाते हैं। सो ये एक आपका टेबल है, टेबल टॉप, राइट। और टेबल टॉप के नीचे ये उसके चार या तीन, पकड़ लीजिए अभी, तीन पिलर्स है, right? Hopefully, if you have any doubt about understanding the figures, please let me know. I will clear all the drawings so that we can have a more space. Um, so ये एक टेबल ले लीजिए, टेबल टॉप, ओके। सो इसके नीचे चार उसके हम लेग्स बोलेंगे या पाँव बोलेंगे, जो भी है आप समझ लीजिए। तो ये टेबल तीन पहिए पर है या तीन लेग्स पर है, राइट। सो अगर इसका हम एक लेग निकाल देंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा, राइट। सो दिस टेबल विल फॉल डाउन, और उसका मोशन मतलब इट विल नॉट बी स्टेबल, इट विल, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेबल नहीं है तो उसे फिजिक्स के लैंग्वेज में स्टेबिलिटी, सो इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके। सो उसके पर फोर्सेस जो है वो बैलेंस नहीं है, तो इसमें उसका फोर्स क्या होगा, तो इसका वेट होता है, राइट, वो वेट उसे इम्बैलेंस कर देता है या अनबैलेंस कर देता है। सो इसके लिए वो गिर सकता है। अगर इसके पर हम इसके चार लेग लगा देंगे तो ये मोशन में नहीं है लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, वो गिरेगा नहीं। सो इसे क्या कहते हैं, हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इस टेबल के ऊपर, टेबल के फोर्सेस related to table's position, इसे कहते हैं स्टैटिक्स। सो सिमिलरली काइनेटिक्स होता है जो डील्स विद एक्चुअल मोशन। सो मैकेनिक्स में दो अलग अलग ब्रांच है, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। सो स्टैटिक्स में हमने देखा कि एक टेबल है जो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है, बट उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं वो हम देखते हैं। और काइनेटिक्स में क्या देखते हैं कि अगर सपोज एक फैन है, राइट, हम फैन, ये जो भी है वो फैन मूव हो रहा है, तो वो जो फैन है वो हम देखेंगे फैन मूव हो रहा है तो उसकी जो स्टडी करेंगे, मतलब इट इज, वी कैन सी इट्स चेंजिंग द पोजीशन। तो इसकी जो स्टडी होती है उसे हम काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, where there are two parts, one is statics और another is kinetics. So statics में हमने देखा कि there are नो मोशन बट बैलेंस फोर्सेस, और काइनेटिक्स में हम देखेंगे देखते हैं कि एक्चुअल मोशन में, जैसे फैन या ट्रेन या एरोप्लेन, उनकी जो मोशन है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं थ्रू चैट बॉक्स। नेक्स्ट, काइनेटिक्स, जो भी काइनेटिक्स है, तो हमने देखा कि काइनेटिक्स इज द ब्रांच इन मैकेनिक्स where there are further divided into two branches. One is kinematics और another है dynamics. अभी kinematics में क्या होता है, हम उसका एक definition देख लेंगे. In kinematics, we describe various motions without discussing their cause. Various parameters discussed in kinematics are distance, displacement, speed, velocity, and acceleration. So यहाँ देखिए कि kinematics जो है, तो kinematics में हम जो भी मोशन में ऑब्जेक्ट है उसके कॉज को डिस्कस नहीं करते। मतलब अभी इन सिंपल जो फैन मूव हो रहा है, राइट, तो फैन क्यों मूव हो रहा है, व्हाई फैन इज मूविंग, can anyone describe in the chat box? So this is a fan and it has four blades. So what is the cause, मतलब जो फैन मूव होता है उसके पीछे क्या कॉज है, can you write in the chat box?
कोई भी आप, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव, मतलब आपका आंसर राइट ही हो ऐसा नहीं है, जो भी आपको सूझ रहा है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। तो फैन क्यों मूव होता है? That's great. Because magnets present in it, so it is called magnetic force, right? So magnetic force कहाँ से आता है? Any um, any thoughts about that? Electromagnetics, right? So uh, जो भी है इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉजिंग दैट मोशन। सो हम फैन में देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स है उसे मोशन में लेके आता है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज द कॉज, राइट? तो हम काइनेमेटिक्स जो है उसमें इसकी फोर्स जो भी कॉज है वो हम स्टडी नहीं करते, ये कैसे मूव हो रहा है, जैसे इसका वेलोसिटी क्या है, राइट? और वेलोसिटी में इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका स्पीड क्या है, तो ये बातें डिस्कस होती है, बट देर इज नो टर्म रिलेटेड टू फोर्सेस और उसका कॉज क्या है वो हम नहीं देखते। तो ये डिफरेंट काइनेमेटिक्स इज अ डिफरेंट ब्रांच इट्सेल्फ। सो अगर आप आगे जाके मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो इसमें ये काइनेमेटिक्स इज अनदर सब्जेक्ट इटसेल्फ। काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, तो ये एक पूरा सब्जेक्ट होता है जो आपको एक सेमेस्टर पूरा पढ़ना होता है। सो इसी प्रकार से इस प्रकार से हमको देखना है कि हमें तो यहाँ बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल चीजें देखनी है 11th फिजिक्स में, बट आगे जाके अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो उसमें ये स्टडीज है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में जहाँ फोर्सेस वगैरह नहीं, अब तो उसके आगे वेलोसिटी डायग्राम होते हैं, एक्सेलरेशन डायग्राम्स होते हैं, तो दैट इज वेरी एडवांस स्टेज ऑफ काइनेमेटिक्स। तो वो हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, बट आपको यही बताना चाहूंगा कि वी आर नॉट कंसिडरिंग द फोर्सेस और कॉज बिहाइंड द any motion. In dynamics, yes, we discuss about those cause, right? So suppose when force are so in dynamics we describe the motion along its cause, which is force or what is the torque, right? So momentum, force, energy, power, in addition to kinematics. So dynamics is काइनेमेटिक्स प्लस फोर्स, राइट? सो उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो होगा, तो उसके पीछे फोर्स कौन कौन से हैं, जैसे हमें अभी अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट? सो ये फोर्सेस भी हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। सो इट इज कॉल्ड डायनामिक्स। सो लेट्स मूव फर्दर। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि मतलब अगर आपके डेली लाइफ में कुछ भी एग्जांपल्स आ रहे हैं, सो उसके बारे में, जैसे ये काइनेमेटिक्स में होगा या डायनामिक्स में होगा, राइट? सो जनरली कैसे है कि काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स मतलब ये बहुत ही बड़ी ब्रांच है, और कभी कभी इनका डेफिनेशन इट्स सो मतलब डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बट अभी आपको पता चल गया कि काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम लोग वेलोसिटी, स्पीड और उसका फोर्सेस हम लोग डिस्कस नहीं करते, और डायनामिक्स में उसके फोर्सेस डिस्कस करते हैं। ओके, सो let's read what is written in the chapter, then we can I can explain you, और आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। So it must be understood that motion is strictly a relative concept. It should always be described in context to reference frame. अभी देखिए कि जो मोशन है वो हमेशा एक रिलेटिव कंसेप्ट है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये मतलब रिलेटिव माने क्या, कि कुछ तो एक रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए, उसके अनुसार ही मोशन डिस्क्राइब होता है। तो हम एग्जांपल लेंगे। सो इफ यू आर रनिंग अ बस, इफ यू आर इन अ रनिंग बस, neither you nor your co-passenger sitting in the bus are in motion in your reference, that is moving bus. However, from ground reference bus, you and all passengers are in motion. So इसका मतलब क्या है? So देखिए कि हम एक बस में हैं, राइट? और यहाँ देखिए कि यहाँ दो पर्सन्स हैं। ओके, सो
अगर हम बस के अंदर हैं तो हम एक दूसरे को देख के मतलब दोनों बैठे हुए हैं, राइट, दोनों पैसेंजर्स, राइट। सो ये दोनों पैसेंजर्स मूव नहीं हो रहे अगर बस में ही देखेंगे हम लोग। सो इसमें रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या है? बस, राइट। बस इज रेफरेंस ऑफ फ्रेम। और इसमें हम अगर हम देखेंगे तो हम एक अगर बस में देखेंगे तो हम एक दूसरे के मोशन में नहीं है, हम वैसे ही बैठे हैं, राइट। बट अगर देखा जाए तो अगर ग्राउंड ग्राउंड देखेंगे तो ये बस तो मूव हो रही है, राइट। ये बस मूव हो रही है तो अगर इस ग्राउंड से देखेंगे तो हम लोग मूव हो रहे हैं, राइट। सो अगर बस की स्पीड है सपोज 35 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है, तो ये स्पीड क्या है? तो विथ रेफरेंस टू दिस ग्राउंड फ्रेम है। अगर बस की स्पीड उसके इनर्शियल मतलब फ्रेम जो है, जो रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस माने क्या होता है? हम एक चीज से रेफरेंस लेते हैं। जैसे अगर हमें कुछ भी चीजें नापनी है तो हम क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं। तो अगर दो चीजें मतलब दो लकड़ी है, देखिए आपके पास दो स्टिक है, राइट। तो आप उनका मेजरमेंट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि कौन सी लेंथ में ज्यादा है और कौन सी लेंथ में कम है, तो क्या करेंगे, हम एक रेफरेंस ले लेंगे, एक जगह दोनों को रखेंगे, उनको स्टैंडिंग पोजीशन में रख के इनका हाइट और लेंथ नाप लेंगे, राइट। तो हम एक एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम या एक रेफरेंस में उनको लाना चाहते हैं। तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट की जैसे हम लेंथ मेजर करने के लिए दोनों को स्टैंडर्ड रेफरेंस में लेके आए, वैसे ही इसको भी हम स्टैंडर्ड रेफरेंस में लेके आते हैं। तो स्पीड के लिए भी हम एक रेफरेंस पकड़ते हैं। सो अगर बस का रेफरेंस पकड़ेंगे तो हम स्पीड में नहीं है, हमारा स्पीड 0 है, राइट, हम बैठे हुए हैं। बट अगर हम ग्राउंड रेफरेंस लेंगे तो क्या होगा, हमारा स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी एरोप्लेन है, राइट, या मैं एक काम करता हूँ कि ट्रेन, राइट, सपोज एक ट्रेन है। सो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्रेन इज मूविंग, सो यहाँ कुछ पैसेंजर है और यहाँ कुछ पैसेंजर्स, ओके। सो ये है ट्रेन का बुगी नंबर 1 और ये ट्रेन का बुगी नंबर 2। सो मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि इसमें अगर ओके, सो ट्रेन इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पैसेंजर है, ओके, उनका स्पीड क्या है विथ रेफरेंस टू बुगी नंबर 1? व्हाट इज द स्पीड ऑफ पैसेंजर्स with reference to bogie number 1? ट्रेन इज मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। क्या आप क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं? और या मैं आपको कहूंगा कि आप जितने भी है स्टूडेंट्स, सो आप प्लीज इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, so that I can understand what whatever we are discussing. It's not like मैं बोलते जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे, it is like discussion, right? So due to this online stuff, we may not talk with each other, but we can communicate through चैटिंग, राइट। सो अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर टाइप करने का कोशिश कीजिए। आई नो इट्स मे बी राइट और इट्स मे बी रॉन्ग, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, राइट। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ दैट कंसेप्ट और दैट फंडामेंटल यू शुड अंडरस्टैंड। अगर ये फंडामेंटल्स नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, राइट। बट अगर ये फंडामेंटल्स बराबर से करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत ही यूजफुल होंगे wherever you are going. So please try to participate in this question answering session. Um,
I know it's a bit difficult due to this pandemic, but I will try to make something interesting in future classes. Let's see. I'm working on those experiments. Meanwhile, let me know whether these passengers in this train are at which speed with reference to bogie number 1. Yeah, that's right. अगर जो पैसेंजर है बुगी नंबर 1 का रेफरेंस लेंगे तो जीरो में क्योंकि वो सिमिलर है. अगर इस ग्राउंड का रेफरेंस लेंगे तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ पैसेंजर. So now reference of frame has been changed to the ground, right? This is ground. So इस रेल की जो पटरी है या रेल के जो ग्राउंड है उसके अनुसार ये पैसेंजर्स का स्पीड क्या होगा 50 किलोमीटर पर आवर. Okay, so always be careful with our units also. So speed is always kilometer per hour. Okay, so now हमें अभी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव. तो इसमें एक रेफरेंस फ्रेम होता है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम और रेफरेंस फ्रेम होते हैं, राइट. फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं या रेफरेंस फ्रेम भी बोल सकते हैं आप. Okay, so if not random, motions in real life may be understood separately as a linear, circular, rotational, or some combination of these. So जो motions होते हैं वो different types के होते हैं. So हम अभी देखेंगे. While describing any of this, we need to know any corresponding forces responsible for this motion. So जो भी motion है उसके पीछे what are the forces वो हमें consider करना जरूरी होता है. Trajectory of any motion is decided by acceleration a and initial velocity u. Okay, so trajectory जो है मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है तो उसके पीछे क्या होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, देन एक्सेलरेशन होता है. तो उसके अनुसार उसका मोशन ऑफ पाथ या ट्रैजेक्टरी डिसाइड होता है. तो हम क्विकली देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है. सो देखिए लीनियर मोशन. सॉरी. सो इनिशियल वेलोसिटी मे बी जीरो और नॉन जीरो. जीरो या नॉन जीरो. नॉन जीरो मैंने 1 किलोमीटर पर आवर मतलब कोई भी नॉन जीरो एनी वैल्यू. ओके, if initial velocity is zero starting from rest, acceleration in any direction will result in a linear motion. Okay, मैं इसका अनुवाद बताता हूँ फिर से. If initial velocity is not zero, the acceleration must be in line with initial velocity along the same or opposite direction to that of initial velocity for resultant motion to be linear. अभी इस दोनों का मतलब क्या है, एक वन बाय वन देखते हैं. If initial velocity, so अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट, वो मूव नहीं हो रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है अभी जीरो. ओके, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव होना चाहता है. तो एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन क्या होता है. सो एक्सेलरेशन माने क्या होता है, इट्स चेंज इन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट. सो एक्सेलरेशन, अगर इस बॉडी को हम एक्सेलरेट करेंगे तो अगर वो स्ट्रेट पाथ में जा रही है, सो जनरली हम लोग इसका एग्जांपल कैसे लेंगे. सपोज आपकी स्कूटी या बाइक है, राइट. मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा कि आप स्कूटर या बाइक में ट्रेवल करते होंगे, आई होप, आई एज्यूम. तो आप बाइक में बैठे हैं, राइट. सो ये ऑब्जेक्ट समझिए कि बाइक है, राइट, और आप स्टैंड स्टिल पोजिशन में हैं, आप बिल्कुल मूव नहीं हो रहे हैं. तो अगर उसके बाद आप एक्सेलरेट करते हैं यानी क्या होता है, तो दैट इज वी आर प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन टू द बाइक. सो वो जो बाइक या स्कूटर है आपका या आपकी स्कूटी है, तो वो क्या होगा, इफ इट गोज इन लीनियर मोशन. लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन. ओके, सो हम लोग स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो ये क्या हो गया, लीनियर मोशन. ओके, सो ये एज्यूम क्या किया हमने कि हम लोग स्टैंड स्टिल थे, हम रुके हुए थे. सिमिलरली अगर आपकी बॉडी या आपका बाइक कुछ स्पीड से मूव हो रहा है, जैसे वेलोसिटी v, मतलब हम मोशन में ही हैं, ऑलरेडी हम लोग बाइक चला रहे हैं, और उसके बाद हम एक्सेलरेट करते हैं, राइट. एक्सेलरेशन इंक्रीज करते हैं और बाइक
फिर भी स्ट्रेट ही जा रही है, मतलब जो एक्सेलरेशन हमने किया उसके कारण बाइक स्ट्रेट ही जा रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। अगर आपकी बाइक चेंज कर देती है पाथ, तो इट विल नॉट कॉल्ड एज लीनियर मोशन, राइट। तो इसमें क्या है, दो चीजें हैं। फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी जीरो है जब हम बाइक पे बैठे हुए हैं, मतलब ऑब्जेक्ट, और जो एक्सेलरेशन होगा उससे उसका मूवमेंट है वो स्ट्रेट होगा, मतलब लीनियर, लाइन लीनियर, ओके। अगर वेलोसिटी ऑलरेडी वेलोसिटी में है और फिर उसे हम उसको एक्सेलरेशन, फिर से एक्सेलरेशन करते हैं और उसके कारण उसका मोशन जो लीनियर होता है, तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं, ओके। होपफुली यू गॉट दिस कंसेप्ट, इट्स वेरी इजी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सो दो चीजें हैं, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो और इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। सो एक्सेलरेशन जो भी है वो सेकंड, इसमें क्या है, वेलोसिटी के लाइन में, मतलब हम स्ट्रेट चला रहे हैं, मतलब हम एक्स टू वाई जा रहे हैं, और एक्सेलरेशन भी वैसे ही हम स्ट्रेट ही रखेंगे बाइक को, मतलब हम इधर उधर मुड़ेंगे नहीं, तो उसे लिनियर मोशन कहते हैं। सॉरी। सर्कुलर मोशन क्या होता है, if initial velocity is non-zero and acceleration throughout perpendicular to velocity, the resultant motion is circular. So अगर जो भी है, मतलब अभी ये बॉडी है, मूव हो रही है, मतलब आपकी बाइक है, अगर आप टर्न लेते हैं, राइट, सर्कुलर, तो इट इज कॉल्ड, अगर बाइक में बैठे हैं अ, और उसके बाद आप इस प्रकार से उसे एक्सेलरेट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। इसमें क्या है, देखिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो आपकी ऐसी थी, मतलब आप ऐसे जाने वाले थे, बट आपने उसको मूव और दिया, सो इसे कहते हैं इट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सिमिलरली क्या है, इफ एक्सेलरेशन इज constant and initial velocity is not in line with acceleration, the motion is parabolic, trajectory of projectile motion. So प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सो आप सपोज क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या होता है, जो क्रिकेट की बॉल होती है, राइट, आपने यहाँ से थ्रो की ऊपर, ऊपर की तरफ, then it will go like this way and it will come down, right. It is not going to be a constant at मतलब जो भी हवा में नहीं रहेगी, वो नीचे आएगी, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और पैराबोलिक मोशन, ओके। यहाँ सॉरी, एक्सेलरेशन देखेंगे वो कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा चेंज हो रहा है, राइट। एंड sorry, if acceleration is constant, यहाँ acceleration is constant है, and initial velocity is not in line with the acceleration, so आप देख सकते हैं कि acceleration is in different direction और हम लोग उसे देख भी नहीं सकते, तो इसे parabolic motion कहते हैं, that is trajectory of projectile motion, तो इसे parabolic motion. So there are other combinations where u मतलब velocity और acceleration, इन दोनों का डायरेक्शंस के अनुसार हम उसे बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में भी मतलब अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड मोशंस भी करते हैं। तो इसमें मैं आपको पूछना चाहूंगा कि सर्कुलर मोशन या ओके, जो क्या कहेंगे हम इनके, ओके, जो प्लैनेट की पोजीशंस होती है जनरली, राइट, planets. So we can call it as a circular motion. I know it is not exactly circular, but we, for simplicity, we called it as circular motion. Okay. So इस प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। सो यहाँ देखते हैं एरिस्टोटल्स फैलेसी। सो एरिस्टोटल इज ग्रेट फिलोसोफर, और उन्हें साइंस फिजिक्स में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था। सो बहुत ही महान क्या कहेंगे इनको हिंदी में, तत्वज्ञानी थे, मतलब ही वाज लाइक, आपने चाणक्य का नाम सुना ही होगा,
तो ही वाज लाइक चाणक्य, राइट। और चाणक्य ने मतलब चाणक्य किसके गुरु थे? अगर आपको याद है तो चंद्रगुप्त, राइट, चंद्रगुप्त राजा के। वैसे ही आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर, राइट। सो अलेक्जेंडर के ये गुरु थे एरिस्टोटल, एंड प्लस ही यूज्ड टू वर्क ऑन दिस फिजिक्स आल्सो। सो उन्होंने क्या कहा था, एरिस्टोटल फैलेसी, फैलेसी मतलब क्या है कि कोई भी चीज है जो हम बोल देते हैं, बट उसके पीछे कुछ क्या कहेंगे कि उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं होता, राइट। सो उसे कहते हैं फैलेसी। सो जनरली क्या होता है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा या आप कभी इफ यू रीड अबाउट हिस्ट्री ऑफ साइंस, मतलब साइंटिस्ट की जो हिस्ट्रीज होती है, तो उसमें अगर देखेंगे तो पहले क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस बोलते हैं, हाइपोथेसिस माना जाता है, मतलब कहा जाता है। जैसे मैं कह दूंगा अ, कि अर्थ जो है, अर्थ सन के नहीं सॉरी, सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट। दैट इज माय थियरी, ओके, दैट इज थियरी। जब मैंने सच बोल दिया सिर्फ, लेकिन अगर वो बाद में प्रूव नहीं हुई, राइट, अगर वो मेरी थियरी गलत हो गई तो उसे फैलेसी कहेंगे, मतलब उसके पीछे कुछ भी रीजनिंग नहीं है। सो आप तो आइंस्टाइन को मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही होंगे, एंड यू आर लर्निंग दिस फिजिक्स, सो यू नो दिस आइंस्टाइन, राइट। सो आइंस्टाइन ने भी ऐसे ही कहा था कि अबाउट दिस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और प्लस उन्होंने कहा था कि लाइट जो है अराउंड द कॉर्नर ड्यू टू ग्रेविटेशन बेंड होती है। सो ये उनका एक थ्योरी था, राइट, व्हेन दे पब्लिश द पेपर इन 1905, राइट। सो सब लोगों ने कहा कि अरे ये क्या है, बट आफ्टर आई थिंक 15 और 20 इयर्स इट गॉट, मतलब उन्होंने एक्चुअली कैमरा से देखा कि यस, दिस light waves bends due to gravity around the corners of any planets. So उस कारण उन्हें क्या मिला, नोबेल मिला, राइट। सो इस प्रकार से एरिस्टोटल ने भी कहा था कि उनका थ्योरी क्या था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। सो उन्होंने कहा कि एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। सो कोई भी बॉडी है, सो उसे अगर मोशन में रखना है तो उसे एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, बस, दैट्स इट। सो उन्होंने और कुछ नहीं कहा, राइट। दिस इज मतलब अगर this is so this was probably based on a common experience like ball rolling on a surface stops after rolling through some distance, right. So so thus to keep a ball moving with a constant velocity we have to continuously apply force on it, right. Similar examples can found elsewhere, like a paper plane flying through air or paper boat propelled into some velocity, right? So उन्होंने क्या कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम लोग फोर्स देंगे, पहले हम उसे पुश कर देंगे, so it will go and it will stop after some time because we are not applying the force. So हमने एक बॉल लिया, right? Let me click. और इस बॉल को इस सरफेस पे फोर्स कर दिया, तो बॉल विल गो अलोंग सम डिस्टेंस एंड देन इट विल स्टॉप, राइट, दिस इज द फोर्स। तो क्या होगा, तो उनका क्या कहना था कि अगर ये फोर्स हमने निकाल दिया तो ये बॉल स्टॉप हो गया, राइट। सो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑलवेज टू हैव दैट बॉडी, आई मींस दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऐसा उनका कहना था। सो उसके बाद देखिए ये बिफोर क्राइस्ट, राइट, सो 384। सो आपको लाइन नंबर्स तो पता होगी, राइट। सो लाइन नंबर में क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ -1, -2, राइट, 1, 2। सो आपको पता है लाइन नंबर क्या होती है, राइट। कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो।
सिमिलरली जो ईयर्स हैं, जो हम व्हाट वी कैलकुलेट ईयर्स, सो उनका भी एक लाइन नंबर है। सो ये 0 है, उसके बाद अभी हम हैं 2020, सो वहाँ 1000 या इस प्रकार से ईयर्स होके अभी हम हैं 2020 में, राइट। तो ये 0 है, 0 के पहले फिर -100, -300 ऐसे है। बट इस माइनस की जगह हम क्या कहते हैं इसे, इस एरिया को, इस पीरियड को बिफोर क्राइस्ट, राइट। सो 0 is termed as birth of Christ. सो जो हमारा ईयर है उसे, सो अब देखिए 0, सो 0 के बाद हम हैं 2020 में अभी, सो दिस इज लाइक 2020 ईयर्स, राइट। तो उसके पहले 384 बिफोर क्राइस्ट, राइट। सो इस एरिया में उन्होंने ये संकल्पना दी थी या थ्योरी दी थी। उसके बाद गैलीलियो आए। सो गैलीलियो इज 1564, सो 1500 साल बाद, यहाँ समवेयर हियर 1500, 1564। और उसके बाद आए न्यूटन 1643। सो एरिस्टोटल ने जो थ्योरी दी थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 1900 और 2000 ईयर्स के बाद जो गैलीलियो और न्यूटन ने ये एक्सप्लेनेशन दिया उसकी, जो एरिस्टोटल ने कहा था उसके पीछे उन्होंने रीजनिंग दिया कि ऐसे क्या है, या उनकी जो थ्योरी थी वो क्यों गलत थी वगैरह। सो सो गैलीलियो ने क्या बताया, गैलीलियो showed that the object stops moving because of some resistive or opposing forces like friction or viscous drag. सो उन्होंने क्या कहा कि जो बॉल मूव हो रही थी उसको एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए, बट जो external force is required, but if that ball is in moving and it is getting मतलब यहाँ वो स्टॉप हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, तो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑन दिस सरफेस, राइट, प्लस विस्कस ड्रैग। सो विस्कस ड्रैग क्या होता है, सो जो भी बॉल है वो एयर है, अराउंड द हियर एयर है, राइट। तो एयर इज आल्सो ट्राइंग टू स्टॉप दैट बॉल, सो इसे कहते हैं विस्कस ड्रैग। सो सिमिलरली पेपर प्लेन है या जो भी है, वहाँ एक अपोजिंग फोर्सेस होती है, उसी कारण वो स्टॉप होती है, ऐसा गैलीलियो ने कहा, राइट। सो आपको कोई भी क्वेश्चन है गैलीलियो या एरिस्टोटल की फैलेसी के बारे में, सो आप पूछ सकते हैं। Thus, in reality, um, for an uninterrupted motion of body, an additional external force is required to overcoming these opposing forces. So, अगर हमें एन अनइंटरप्टेड मोशन, मतलब अगर इस बॉल को कंटिन्यूसली मूव होना है तो हमें क्या करना होगा, इस अपोजिंग फोर्सेस को भी ओवरकम करना होगा। अभी जैसे एक फैन है जो हमने देखा था, एक एग्जांपल डेली लाइफ का। सो ये जो फैन है, सो ये फैन सपोज एयर में मूव हो रहा है, सो इसे कौन कौन से फोर्सेस अपोज करेंगे, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाटएवर यू कैन गाइस थिंक ऑफ, राइट। ये फैन एक बड़े से शाफ्ट पर माउंट हुआ है, राइट। ये जो हमने सीलिंग देखी है, सीलिंग पर एक पाइप, उसके ऊपर एक माउंट होता है, राइट। सो उसके, यस, एयर रेजिस्टेंस इज राइट थिंग। और क्या होता है, सो ये फैन अपने कभी उसका स्ट्रक्चर देखा है, या आपने फैन कभी क्लीनिंग के लिए निकाला होगा, राइट। तो उसमें
ये होता है कि एक है एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज दिस फैन इज मूविंग इन एयर, और और भी बहुत सारे फोर्सेस हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, बट जैसे एयर रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ एक बेरिंग होती है, ओके, और ये फैन है, उसके पर ये किसी किसी चीज पर ये माउंट है या उसको इंस्टॉल किया, जैसे शाफ्ट है, राइट। और ये शाफ्ट तो मूव नहीं हो रहा, ये शाफ्ट तो ऐसे ही है, स्टेडी है, राइट। और ये मूव हो रहा है, तो उनके बीच में एक कुछ हम बेरिंग लगाते हैं। तो बेरिंग क्या होती है कि सिंपल इसको अलाउ करती है फैन को मूव करने के लिए, ओके। ये तो सिंपली स्टेडी है, राइट, और ये मोशन में है, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन भी हमें ओवरकम करना होता है, प्लस दिस एयर रेजिस्टेंस। सो और एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको। सो दिस फैन, ओके, दिस फैन, वन फैन, ओके, so there are two fans, one is here, one is here. So एक है एयर में और एक है वाटर में, ओके। सो किस फैन को ज्यादा फोर्स देने की जरूरत है हमें मूव करने के लिए? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स, जो एयर वाला या वाटर वाला? क्यों? तो मेरा दो क्वेश्चन है कि विच हैज which fan we need to have more force and why? अगर आप या दैट्स राइट, बट हमने एक अभी जस्ट एक वर्ड यूज किया था, आई एम लुकिंग फॉर दैट वर्ड, ओके। सो हमारे पास दो फैन है, वन फैन इज इन एयर and one fan is in water, right? We are moving that fan inside water, और एक है जो हम लोग हवा में मूव करवा सकते हैं। So which fan required more force? किस फैन को ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है? मतलब हम तो सिर्फ अभी एरिस्टोटल और गैलियो का ही एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, हम लोग अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई। सो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में कि हमने देखा था अभी विस्कस ड्रैग, राइट? या दैट्स राइट, यू विल हैव मोर फ्रिक्शन अलोंग द ब्लेड्स, सो विस्कस ड्रैग। सो विस्कस ड्रैग जो है, उसके कारण क्या होता है कि जो एयर में फैन है, तो उसको कम मतलब लेस फोर्स रिक्वायर्ड है, और वाटर में है उसे मोर फोर्स रिक्वायर्ड है, बिकॉज ऑफ दिस विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग इज मोर इन वाटर एज कम्पेयर टू एयर, राइट। सो इस प्रकार से इस स्टेटमेंट का मतलब फॉर इन एंड अनरिप्टेड मोशन ऑफ बॉडी, अगर उस फैन को कंटिन्यूसली मूव करना है तो वी नीड एन एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स, राइट, ओवरकमिंग those opposing force. Yes, that's correct. Water has more density and friction. So these all water density and friction is we can calculate in the viscous drag. Okay, so there is not only density, but that's really good thinking. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप उस मतलब मेरे क्वेश्चन को उस तरह से सोच भी रहे हैं, दैट्स गुड। सो another thing, I will give you one more thing here. So there are some properties of liquid, right? Water and air are fluid, right? So water और air जो fluid है उसमें
वाटर की विस्कोसिटी, राइट, और एयर की विस्कोसिटी। एयर की विस्कोसिटी बहुत ही कम है, वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा है। That is also plays a role in understanding this. Then again, I'm giving you another example of air की जो surface tension है with respect to और adhesion property, मतलब air जिस प्रकार से जो fan के blade को stick करती है, that is also important here. So water जिस तरह से fan के blade को stick करेगी, वो भी अलग प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड अधेशन प्रॉपर्टी और सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड। सो इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट या दैट्स गुड, यू कम along with density. Density is one parameter, but there are density, viscosity, surface tension, adhesion. There are different properties which makes this viscous dry, right? So if you are going for advanced study, you will come to know that viscous drag is nothing but combination of this viscosity, density, and everything. Okay, so for time being, as for this study, we are confining our study to the viscous drag. Okay, yeah, hopefully, yeah, that's a good discussion. तो हम जस्ट देखते हैं, was Aristotle correct? Can you, if correct, explain his statement with an illustration? If wrong, what is the problem with his statement? Right? So हमने अभी देखा कि Aristotle was right. It was not completely wrong, right? So he was, sorry, he was wrong in terms of understanding the opposing forces like friction. He didn't count these opposing forces. So that's why his theory was wrong. Okay, so let's move to the next things, like Newton's law of motion. So these are the famous laws of Newton's. So I'm not sure whether you have studied in your 8th, 9th, or 10th standard, but if you are studied or not studied, you have to, if you are going ahead, these are the laws which most of the industry or most of the subjects, most of the science are based on these basic laws of motions, right? So first law, what first law says, every inanimate object continues to be in state of rest or uniform unaccelerated motion unless and until it is acted upon by external unbalanced force. I know if अगर हम definition से जाएंगे, so it's very difficult to understand, but हम इसे क्या करेंगे कि हर एक statement या हर एक word को समझने की कोशिश करेंगे, right? Because in actual real life these definitions याद तो कर लेंगे, लेकिन उसे कैसे अप्लाई करना है वो भी देखना है। एवरी इनएनिमेट इसका मतलब क्या है, जो एनिमेशन या मोशन में नहीं है। ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है सॉरी, तो वो अगर रेस्ट कर रहा है या वो अगर मोशन में है, और यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन, मतलब क्या है, उसका यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। अभी मुझे बताइए, अगर मेरा बॉडी वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर मैं उसको एक्सेलरेट करूंगा, राइट, सो व्हाट विल हैपन टू द स्पीड, और इस वेलोसिटी को क्या होगा, इट विल change or remain same? Can you write in the chat box? So मेरा question very simple, अगर body or object is in velocity of 5 meter per second, and if I put some acceleration, velocity will change or remain constant?
That's correct. If we are accelerating or we are putting acceleration, it will change, right? Depending on the acceleration, right? So acceleration may be positive or may be negative. So acceleration पॉजिटिव और डिक्सेलेशन भी कहते हैं कभी कभी, बट देर आर वर्ड लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव भी है. सो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो ये स्पीड बढ़ेगा, और एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो क्या होगा, स्पीड कम होगा. दैट्स फाइन. सो उन्होंने क्या कहा है, अनएक्सेलरेटेड मोमेंट. अनएक्सेलरेटेड मोशन मतलब इसकी देर इज नो एक्सेलरेशन, इट इज गोइंग विथ कांस्टेंट स्पीड, right? There is no unaccelerated, no acceleration, I can say. So तो वो क्या करेंगे, दो बॉडीज है, जैसे एक रेस्ट में है और एक मोमेंट में है, 5 मीटर पर सेकेंड, वेरी कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है. सो वो लोग उसी मोशन में या उसी स्टेट में रहेंगे, मतलब ये बॉडी मूव ही होते रहेगा और ये स्टेबल है तो स्टेबल ही रहेगा, मतलब रेस्ट में, राइट? इट विल नॉट मूव जब तक, unless and until, right, it is acted upon by external unbalanced force, right? एक्सटर्नल कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स है और अनबैलेंस मतलब जो उसे बैलेंस नहीं करता, ऐसे किसी भी फोर्स से हम लोग उसे अगर उसके पर आ जाता है तो वो उस मोशन उस स्टेट में नहीं रहेगा. जैसे अभी ये बॉडी देखिए, ये बॉडी रेस्ट में है, अगर इसको हम लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं करेंगे तो वैसे ही रहेगा. जैसे आपके घर में टेबल है, जब तक हम उसे मूव नहीं करेंगे वो वैसे ही रहेगा, बिकॉज इट इज इन दैट स्टेट, राइट? अगर हम उसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के मूव कर देते हैं तो वो टेबल मूव होकर होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा. ओके, तो सिमिलरली अगर आपकी बाइक है, वी आर गोइंग विद बाइक और जो स्कूटी है, हम एक कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, वो कांस्टेंट स्पीड पे ही रहेगी जब तक हम उसे एक्सेलरेट करेंगे या डिक्सेलेट करेंगे. एक्सेलेरेशन मतलब एक प्रकार का फोर्स देना होता है, राइट? एक्सेलरेशन से क्या होता है कि इंजन में मोर पावर जाती है और इट ड्राइव्स योर बाइक एट ग्रेटर स्पीड. ओके, सो ये लॉ क्या कहता है, जो भी बॉडी है वो वैसे ही रहेगी जब तक उसके पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता. ओके, सो दैट इज फर्स्ट लॉ. Similarly, second law क्या है, rate of change of linear momentum of a rigid body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of applied force. Okay, so इसका मतलब क्या है, rate of change of linear momentum. Momentum क्या होता है, एक बॉडी की जो अभी देखिए, मतलब हमने देखा कि एक बॉडी है जो 5 मीटर पर सेकेंड चल रही है, तो इट विल गो इन दैट स्पीड ओनली, राइट? तो वो उनको क्या है, मोमेंटम होता है. तो व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट? हर एक बॉडी की जो भी है मोशन में है या रेस्ट में है, तो एक प्रकार की मोमेंटम होती है उनमें. अगर वो बॉडी रेस्ट में है उसे इनर्शिया कहते हैं, मतलब उन्हें पुश करने के लिए. सो ओके, सो वी विल सी द लिनियर मोमेंटम. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम, जो भी इसका रेट चेंज होने का, अगर ये देखिए, जब ये रेट जो ये चीज है, रेट ऑफ चेंज, सो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है जनरली, बट ये रेट माने डेरिवेटिव्स होती है. Hopefully you come across these terms like derivative, integration. So derivative में हमेशा change, जो भी किसी भी चीज का change है वो हम देखते हैं. So linear momentum उन्होंने क्या यहाँ उसका एक symbol designate किया है p, right? So p is linear momentum, is directly proportional to the applied force. So f is directly proportional to dp by dt. ये न्यूटन जी का सेकेंड लॉ है. ओके, सो इसका मतलब क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम. सो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, सो लेट मी क्लियर. सो यहाँ क्या है, चेंज हो रहा है, सॉरी, इट्स नॉट पार्शियल, राइट? So it is
डी पी बाय डी टी। डी टी मतलब चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम के अनुसार उसका पी माने लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जितना भी चेंज हो रहा है उसके अनुसार फोर्स, इट इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स। ओके, हम इसे बहुत ही एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे, बट राइट नाउ जस्ट कंसिडर दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमेशा डी, डी अपने डेरिवेटिव पढ़ा ही होगा, तो ये डेरिवेटिव्स हैं। तो जिस प्रकार से भी पी बाई टी चेंज होता है उसके अनुसार फोर्स, it depends on the force. Okay, then third law, to every action there is an equal and opposite forces. Okay, so कोई भी एक्शन हो तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम एक अ, ये- एक बॉक्स है और ऐसे कॉर्नर में रखा हुआ एक बॉक्स है, राइट? सो अगर हम उसे पुश करेंगे तो इट विल आल्सो apply equal and opposite force. Okay, so that is third law. Okay, so ये हमें मतलब you may ask the question like, oh मतलब बॉक्स भी फोर्स लगा रहा है? Yes, there is that's the called मतलब बॉक्स में खुद ऐसी कुछ एनर्जी नहीं है, बट या वो दे आल्सो अप्लाई सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सो उसका देखिए इसका डायरेक्शन भी अपोजिट है, और उसका अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उधर से भी 5 न्यूटन का रिएक्शन आएगा। ओके, दैट इज फोर्स एंड रिएक्शन। So you have to be very careful that box is not forcing, right? Box is putting reaction. It is reaction, not force. So हम जो लगा रहे हैं वो force है और ये reaction है। तो इस प्रकार से न्यूटन के 3 लॉज हैं। ओके, और उसे हम वी विल डिस्कस इन अ वेरी वेरी detailed manner in a next class. Okay, so till then, have a great evening. Take care. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, you can email me or you can put in chat box. So yeah, see you guys in next lecture. Till then, take care. Have a great evening. Bye bye.